नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी के दूसरे पेपर के बारे में। अगर आप बीए के 5वें सेमेस्टर में हैं, यानी कि बीए के 5th सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी भूगोल, तो आपको दो पेपर पढ़ने पड़ते हैं। पहले पेपर में आपको प्रादेशिक भूगोल पढ़ना है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो चैप्टर नंबर 1 प्रादेशिक भूगोल का हमने देखा था। आज का जो वीडियो है पेपर नंबर 2 का है दोस्तों, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी कि सुदूर संवेदन को कहा जाता है रिमोट सेंसिंग। जैसे कि एसी हमको चलानी है या टीवी चलानी, तो उसके लिए हमारे पास एक रिमोट होता है। यहीं से दूर की वस्तुओं को हैंडल करते हैं एक बटन के माध्यम से, इस डिवाइस के माध्यम से। रिमोट सेंसिंग यानी दूर की वस्तुओं को भी अपने अंतर्गत कवर करते हैं। तो रिमोट सुदूर संवेदन यानी कि ऐसा संवेदना, ऐसे तार, ऐसी किरणें जुड़ी हुई रहती हैं इस रिमोट से और उस एसी के बीच में, जिससे क्या होता है, कनेक्शन होता है एसी और रिमोट के बीच में। यहीं से बटन दाबते एसी चालू हो जाती है, ठंडा होना गर्म होना सब कुछ इसमें जो है डिसाइड हो जाता है, यानी कितना टेम्परेचर आपको रखना सभी रिमोट से हो जाता है। यहां तक कि आजकल ऐसा रिमोट आ चुका है कि भैया जैसे टीवी का रिमोट, जो जिस टीवी पर मैं पढ़ा रहा हूं ये डिजिटल बोर्ड पर, इसका भी रिमोट आता है। इसका रिमोट चाहे इसके तरफ दिखा करके दबाओ बटन तब भी काम करेगा, ऊपर दिखा करके छत की तरफ दिखाओ तब भी काम करेगा, उधर दिखा कर कराओगे तब भी काम करेगा, यानी उल्टा सीधा चाहे जैसे दबाओ, बटन दबा दो बस। पहले क्या होता था, पहले सीडी आती थी, बीसीआर वगैरह, तो वहां पर रिमोट दाबते थे जाकर के, वहां पर लगा करके दाब देते थे। लेकिन फिर क्या रिमोट आ गया, रिमोट लेकिन ऐसे दबाना पड़ता था वहां पर जाकर एकदम से उसके सेंसर के सामने। आजकल क्या है, सेंसर ऐसे ऐसे आ गए कि केवल वहीं से दबाइए आपका काम हो जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में, यानी कि सुदूर संवेदन हिंदी में कहते हैं, एंड जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है जीआईएस को। ये पेपर नंबर 2 है, तो इसी का इकाई संख्या 1 हम अध्ययन करेंगे। इकाई संख्या 1 में दोस्तों कई सारे चैप्टर हैं, विभिन्न चैप्टर को हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 केवल मैंने लिख रखा है, यानी 4 से 5 चैप्टर होते हैं, सभी को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। 2027, 28, 29 सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास रहेगा। आपके लिए नोट्स तैयार किया गया है, 8 इकाइयों का नोट्स आपको मिलेगा और हैंड रिटन नोट्स की व्यवस्था आपकी बार करने का पूरी कोशिश है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि जैसे इन यूनिट नंबर 1 जब कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद में 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होंगे वो इकाई संख्या 1 के होंगे। परीक्षा चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव हो रही तो उसकी बेस पर तैयारी पूरी हो जाएगी, और परीक्षा लिखित हो रही तो उसके लिए भी आपकी पूरी तैयारी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिल जाने हैं, उसकी भी पूरी तैयारी हो जाती है। यानी किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिरकार इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ सिलेबस को डिस्कशन हम कर लेते हैं कि सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या होता है। ठीक है, इसके सिलेबस में क्या क्या है आपका। ठीक है, तो सब 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, सभी इकाइयों के बारे में आपको बताने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्लियर है कि द्वितीय प्रश्न पत्र में सुदूर संवेदन और जीआईएस के उपयोग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसको। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और सुदूर संवेदना क्या होती है। इसमें 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, एक एक इकाई के बारे में हम बताते हैं आपको। पहला इकाई हम दोस्तों अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें सुदूर संवेदन की परिभाषा, अर्थ, सुदूर संवेदन का प्रकार, सुदूर संवेदन का विषय क्षेत्र, सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक विकास कैसे डेवलप हुआ, सुदूर संवेदन पहले कैसा था, आज कैसा है, कैसे कैसे पहले विकास हुआ, इसका पूरा विस्तार से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और उपग्रह यानी कि जो सैटेलाइट होते हैं उनके माध्यम से, चूंकि सेंसर वहीं पर सेट होते हैं, तो उसके बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा किस तरीके से वायु में रह करके सेंसर कैमरा लगा करके फोटो खींचना आसान हो गया है आजकल। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। इसके अलावा इकाई नंबर 2 में आप उनको पढ़ना है, क्या पढ़ना है दोस्तों, इकाई संख्या 2 के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में, यानी इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रल प्रदेश क्या होता है, बैंड्स क्या होते हैं, सुदूर संवेदन की अवस्थाएं और प्रक्रियाओं के बारे में पूरी नजर रहेगी मेरी। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण सबके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी, और लास्ट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इकाई 3 में सुदूर संवेदन उपग्रह यानी प्लेटफॉर्म और सेंसर के बारे में अध्ययन करेंगे। कहां पर प्लेटफॉर्म यानी किस प्लेटफॉर्म पर सेट किया था, मतलब इसमें जो है क्या नाम है सुदूर संवेदन को, ठीक है, या सेंसर को कहां पर सेट किया था, सब कुछ। क्या प्लेटफॉर्म होता है, रेजोल्यूशन यानी जो क्वालिटी होती है, स्थानिक, स्पेक्ट्रल, कालिक, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन,
सभी के बारे में चर्चा करेंगे। रिजोल्यूशन के प्रकार को देखेंगे, चित्रात्मक शैली में आपके नोट्स होंगे, ठीक है। इकाई 4 में दोस्तों सुदूर संवेदन के आंकड़ों का प्रसंस्करण और अनुप्रयोग देखेंगे। दृश्य और डिजिटल इमेज प्रसंस्करण की तकनीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई 5 में सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे, खास करके नगरीय नियोजन, कृषि, वनिकी, भूमि उपयोग, भूमि आवरण मानचित्रण, महासागरीय अध्ययन और आपदा प्रबंधन के बारे में विस्तार से हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 6 में जाएंगे। इकाई नंबर 6 में जीआईएस का परिचय, परिभाषा, संकल्पना और इतिहास को देखेंगे। जीआईएस क्या होता है? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली कहा जाता है इसको। इकाई 7 में जीआईएस के लिए कंप्यूटर की जो मूल अवधारणाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जीआईएस सॉफ्टवेयर में जैसे कि एआरसी क्या है, एआरसी जीआईएस, ईआरडीएएस, ठीक है। इसके अलावा क्यूजीआईएस, तो ये तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो जीआईएस के लिए उपयोगी होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई 8 में दोस्तों निर्देशांक प्रणाली, डेटम, रास्टर और वेक्टर डाटा जो मॉडल होता है इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से इकाई आपकी कंप्लीट होगी। 8 इकाइयों में हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। पूरा विस्तार से यहाँ पर जानने का प्रयास मेरा रहेगा। अब दोस्तों शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपके 2 चैनल और हैं। एक का नाम है को करिकुलर मास्टर और दूसरे चैनल का नाम है बीए करेकर, ठीक है। बीए करेकर चैनल भी आप ही का है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, इस पर आप देखते हैं एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जो को करिकुलर वाला कोर्स होता है उसकी पूरी तैयारी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके का नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इकाई संख्या 1 सुदूर संवेदन का नोट्स, इस तरीके से कुछ व्यवस्था किया गया आपके लिए। ये सब नोट्स आपको मिल जाएगा दोस्तों जब आप हमसे जुड़ते हैं, तो ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये पेज नंबर 1 का नोट्स। पेज नंबर 2 में आएंगे, सुदूर संवेदन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। सब कुछ चार्ट के माध्यम से और चित्र के माध्यम से सब कुछ आपको समझाने का प्रयास रहेगा। सुदूर संवेदन के बारे में इसका विषय क्षेत्र विस्तार देखेंगे, सब कुछ आपको बारीकी के साथ बताने का प्रयास। सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख पा रही होंगी, सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी दोस्तों। ये सब नोट्स आपको मिल जाएगी जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं, तो आपको सब कुछ मिल जाता है। ये सब चीजों पढ़ने के बाद में, ये आपका पूरा प्रकार वगैरह समझने के बाद में हम सब कुछ देखेंगे, पूरा उदाहरण के साथ सरल भाषा में सब कुछ समझने के बाद में इसका उपयोग वगैरह देखेंगे। फिर उसके बाद में लास्ट में हमने यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चर्चा करेंगे और इस तरीके से आपकी इकाई संख्या 1 कंप्लीट होगी। इसमें 4-5 चैप्टर कम से कम आपको अध्ययन करना होता है, तो पूरा विस्तार से आपको बताने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आपको सभी इकाइयों का पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था कर दी गई है। जो बच्चे एक प्रकार से वीडियोस देखना नहीं चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके तमाम सारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ऑफर लॉन्च कर दिया गया है और कोर्स की व्यवस्था कर दी गई। 9984 पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करना है दोस्तों? आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है, आपको अपना नाम एसएमएस कर देना है, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर देना है, अपने सब्जेक्ट का नाम एसएमएस कर देना है, आपके सेमेस्टर अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज देना है। 5th सेमेस्टर की दोस्तों फीस मात्र और मात्र 100 रुपए रखी गई है। जो बच्चे 100 रुपए फीस जमा करना चाहते हैं, देखिए फीस लगेगी, फीस के बिना कुछ नहीं, चूंकि फीस लगा करके ही नोट्स तैयार किया गया है। पैसा लगता है कोई भी चीज करने में, चाहे वो बिजली का बिल देना हो, चाहे वो जो है हर एक चीज की जो है इस सब सारी व्यवस्था करनी हुई, या और जो भी लोग टीम में काम करें उनको पैसा देना हुआ, या नोट्स तैयार करवाने के लिए पैसा लगता है, तो सारी चीजों में पैसा खर्च करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। हर मामले में पैसा लगता है, तो और यूट्यूब से उतना इनकम नहीं होती है कि हाँ जितना उन सभी में वितरण किया जा सके, ठीक है। तो ऐसे में आपके लिए व्यवस्था जो नोट्स की करी गई है, वो नोट्स की व्यवस्था के लिए मात्र बहुत कम चार्ज रखे गए, मिनिमम चार्ज की व्यवस्था की गई है, मात्र 100 रुपए फीस। अब 100 रुपए फीस एक सेमेस्टर की नहीं, ये एक सेमेस्टर की फीस मतलब 5th सेमेस्टर की फीस है। एक सब्जेक्ट की फीस 100 रुपए नहीं रखी गई है, सभी सब्जेक्ट की फीस। यानी कि जैसे आपका जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी में 2 पेपर होंगे, पेपर वन का प्रादेशिक भूगोल जिसमें आपको पढ़ना है, और पेपर 2 में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग वाला। पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों की तैयारी ये जियोग्राफी की, और जियोग्राफी के साथ अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है या हिंदी है या संस्कृत है, तो उसका भी पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी, और साथ ही यानी कि 2 पेपर और, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 उसकी भी तैयारी हो जाएगी, यानी 4 पेपर इसकी तैयारी, और प्लस में एक आपका को करिकुलर का पेपर होता है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ये 5 पेपर की तैयारी दोस्तों आपकी हो जाती है मात्र और मात्र इसी 100 रुपए फीस में। अच्छा, एक कदम और अगर आगे बढ़ते हैं, अगर आप 5वां और 6वां सेमेस्टर एक साथ फीस जमा करते हैं, तो इसका ऑफर आपके लिए ये भी है कि अगर आप 5th एंड 6th इकट्ठा फीस जमा करते हैं 1 साल तक की फीस, तो सॉरी 1 मिनट कट गया यार सारा। 1 साल तक की फीस दोस्तों आपके लिए कितनी व्यवस्था है? 1 साल के लिए 9984 039 139 पर एसएमएस कर दीजिएगा।
अब 1 साल तक के लिए फीस अगर आप दोस्तों जमा करते हैं, यानी 1 साल तक की फीस इकट्ठा अगर आप जमा करते हैं, यानी कि 5th एंड 6th 2 सेमेस्टर 1 साल तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों जो है 1 सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है, ठीक है। तो 2 सेमेस्टर का फीस कितना होना चाहिए? 200 रुपए होना चाहिए, अगर मिनिमम प्रश्न मतलब मिनिमम पैसे की बात की जाए। लेकिन फिर भी आपके लिए दोस्तों व्यवस्था क्या कर दी गई है कि 200 रुपए नहीं, केवल और केवल 150 रुपए, यानी 150 रुपए अगर आप फीस जमा कर देते हैं इकट्ठा अभी, 150 रुपए फीस जमा करते हैं, तो इसमें आपको 5वां सेमेस्टर पूरा आपको नोट्स मिलेगा, पांचों पेपर की तैयारी, और छठे सेमेस्टर में फिर 6 पेपर, आप 5 पेपर होंगे, तो उसकी भी पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। और हमारा गाइडेंस आपको मिलेगा, आपको हमसे जुड़ने का मौका मिलेगा, सारी जानकारी सॉरी, ठीक है, सॉरी, थोड़ी सी तबियत खराब है, तो 9984 039 पर एसएमएस कर दीजिएगा। यहाँ पर चीजें कैसे आपको फीस जमा करनी, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको फीस जमा कर देनी। जैसे अगर केवल 5th सेमेस्टर का लेना तो 100 रुपए फीस जमा कर दीजिएगा, और केवल मतलब 5th एंड 6th दोनों का इकट्ठा फीस जमा करना तो 150 रुपए, यानी इसमें आपकी 50 रुपए की बचत होती है। तो मैं तो कहूंगा कि 150 वाला आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको बार बार फीस जमा करनी नहीं पड़ती है, साथ ही साथ में 50 रुपए की बचत भी होती है। जैसे आप, अगर मैं उदाहरण करूं बताऊं, आप मार्केट से एक सीरीज खरीदते हैं, एक सीरीज का दाम दोस्तों 60 रुपए होता है, एक पेपर का दाम, तो आपको 5 सीरीज लेनी पड़ेगी, 2 पेपर मेजर सब्जेक्ट के, ठीक है, मतलब मेजर सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट, उनके 4 पेपर वो हो जाएंगे, और एक को करिकुलर का, कुल मिलाकर के 5 पेपर होंगे। 5 पेपर, एक पेपर का दाम 60 रुपए, तो 6 30, 300 रुपए की आपकी सीरीज एक सेमेस्टर में होती है। 600 रुपए की सीरीज दोस्तों 2 सेमेस्टर में आप खरीदते हैं, और मात्र 150 रुपए में आपको 2 सेमेस्टर की पूरा नोट्स, इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक का नोट्स आपको बताया जाएगा, और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास रहेगा। ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे, पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सबकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा। गर्ल्स ग्रुप, बॉयज ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको इकट्ठा मिलेगा। आप जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी का विद्यापीठ, चेन्नई चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, मतलब की जमशेदपुर यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप तुरंत जो है फीस जमा करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर नोट्स मिलता है, किसी एक सब्जेक्ट का नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर रिमोट सेंसिंग के बारे में, सुदूर संवेदन है क्या, इसके बारे में समझते हैं, इसका परिचय समझते हैं दोस्तों, ठीक है। सुदूर संवेदन, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे सुदूर संवेदन का परिचय। सुदूर संवेदन वह विज्ञान व कला है जिसमें किसी वस्तु, किसी क्षेत्र या किसी घटना के बारे में उसके प्रत्यक्ष संपर्क, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट में आए बिना, यानी कि कोई घटना हो गई, जैसे जंगल में आग लग गई, अब जंगल में हम जाए ना, और जंगल में जाए बिना ही हम क्या कर लें, जंगल में जाए बिना ही दोस्तों हम क्या कर लें, जंगल में जाए बिना ही उस जंगल की फोटो हम किसी यंत्र की सहायता से खींच लें। जैसे एक ड्रोन कैमरा हम ऊपर से भेज दें, और ऊपर से वो ड्रोन कैमरा यहाँ से जाकर के उस जंगल की फोटो लेकर के मेरे पास भेज दे, या जो ऊपर सैटेलाइट में जो जीपीएस सिस्टम या जो सिस्टम लगा हुआ, ऊपर से हम फोटो खिंचवा करके उसी जीपीएस से और अपने फोन में मंगवा ले कि भाई जंगल में कितने एरिया में आग लगी, हमको पता चल जाए, और उसके आधार पर हम यहाँ से जो है जो फायर ब्रिगेड है उनको हम भेज दें कि भाई वो जाए और इतने एरिया के पास पहुंच करके उसका जो है व्यवस्थित करे। तो बिना, जैसे कोई वस्तु, किसी क्षेत्र या किसी घटना के बारे में हमको जानकारी लेनी है, लेकिन उस जानकारी के लिए हमको वहां ना जाना पड़े, यानी बिना प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना किसी यंत्र की सहायता से दूर से जानकारी प्राप्त कर लेना ही रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। जैसे कि आप एकदम से रजाई में लेटे हुए हैं, बढ़िया मूवी आपके टीवी पर आ रही है, अब आपको टीवी तक उठ करके जाने का मन ठंडी में नहीं करता है, आपको उठ करके जाने का मन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मत जाइए, आप रजाई में लेटे रहिए, अपना बगल में रिमोट उठाइए, और रिमोट उठा करके आप जो है एक बटन दबाइए मात्र, आपका टीवी चैनल बदल जाएगा, और आप दूसरा जो है सिस्टम आप पढ़ लेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि बिना वहां पर जाए आपका काम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चीजों को समझ लिया। आगे बढ़ते चीजों को जानने का प्रयास करते, थोड़ा सा मैं चेहरा अपना सही कर लूं। क्लियर। तो दोस्तों यही होता है रिमोट सेंसिंग। सुदूर संवेदन का अर्थ, सुदूर संवेदन को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का शाब्दिक अर्थ है दूर से संवेदन करना, यानी कि किसी वस्तु या किसी क्षेत्र में परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा को रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करके उसकी पहचान करी जाती है, उस रिकॉर्ड ऊर्जा की पहचान करके उसका एनालिसिस यानी विश्लेषण किया जाता है, और फिर उसका मापन किया जाता है। ये सब सुदूर संवेदन कहलाता है, और ये सब दूर से ही किया जाता है, वहां पर जाना की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। परिभाषा और संकल्पना की अगर बात की जाए,
तो सुदूर संवेदन एक ऐसी तकनीक है जिसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसी रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि रिमोट से आप यहाँ से बटन दाबते हैं और वहां तक पहुंच जाता, तो उसके बीच में एक विकिरण काम करती है। उस विकिरण को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। तो उसका उपयोग करके पृथ्वी की सतह से संबंधित सूचनाएं दूरस्थ प्लेटफॉर्म जैसे कि उपग्रह या विमान से प्राप्त की जाती है। जैसे उपग्रह मतलब जो सैटेलाइट्स होते हैं ऊपर लगे हुए हैं, उसमें कैमरे लगे हैं, उसमें सब कुछ लगा हुआ है, तो उनका विश्लेषण करके विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखते हैं, जैसे आप हड्डी के अंदर एक्सरे हो गया, तो वो रे माने किरण होता है, तो एक्सरे वो आपकी हड्डी में जाता है और वो एक प्रकार से बस केवल हड्डी हड्डी को पकड़ता है, मांस उसमें नहीं आता है। एक्सरे मांस को चीर देता है, वो हड्डी हड्डियों को पकड़ लेता है। तो ये एक्सरे बिना हड्डी खोले हड्डी की स्थिति की जांच कैसे हो पाती है? एक्सरे के द्वारा। तो वो भी एक ऐसी विकिरण होती है। ऐसे ही ये विकिरण होती है जो वातावरण में, वायुमंडल में संचरण करती है और वहां के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेती है, ठीक है, ऊर्जा को रिकॉर्ड करके, और उसका विश्लेषण करके हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। विद्वान और संस्थाओं की परिभाषा अगर देखें इसके बारे में, रिमोट सेंसिंग की परिभाषा को देते हुए जो है काइफर और जो है लिलसैंड नाम के विद्वानों ने कहा कि सुदूर संवेदन वह विज्ञान एवं कला है जिसमें किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना परावर्तित या उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को मापने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया को सुदूर संवेदन कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जाती है, तरंग जाती है और वह एक प्रकार से परावर्तित होती है और उसके बाद में उसी के द्वारा हम जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। जॉनसन महोदय कहते हैं कि सुदूर संवेदन पृथ्वी की सतह अथवा वायुमंडल की उन विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करने की एक विधि है, एक टेक्निक या एक मेथड होता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से स्पर्श किए बिना किसी सेंसर के द्वारा हम दूर की चीजों को माप लेते हैं, जान पाते हैं। वहीं राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी, जिसको आप NRSA कहते हैं, भारत की है, उसके द्वारा परिभाषा दी गई कि सुदूर संवेदन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से सेंसरों के द्वारा, बहुत सारे सेंसर होते हैं, उनके द्वारा दूरस्थ स्थान से पृथ्वी की सतह की सूचनाएं प्राप्त कर उनका अध्ययन किया जाता है। आप देखते हैं मोबाइल फोन से जब आप बातचीत करते हैं दोस्तों, तो वहां पर मोबाइल फोन के आसपास जब बात करते हैं, तो कान के आसपास जब आप बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, सेंसर लगा रहता है और वह सेंसर कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं, वह सेंसर दोस्तों क्या करता है, वह सेंसर दोस्तों जो क्या करता है, वो सेंसर जैसे कान में आप फोन लगाते हैं तुरंत आपकी स्क्रीन लाइट जो है बुझ जाती है, तो वो सेंसर ही होता है, ठीक है। तो यही होता है सेंसर का काम। अब इसकी विशेषताओं को थोड़ा सा नजर डालते हैं, ठीक है। सुदूर संवेदन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसको समझते हैं। देखिए, सुदूर संवेदन की प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता यह है कि दूर से मापन, यानी वस्तु के संपर्क में आए बिना सूचना प्राप्त की जाती है सुदूर संवेदन में। यानी कि जैसे किसी वस्तु के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो उस वस्तु के संपर्क में आए बिना ही उस वस्तु के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर पाते हैं, ये सुदूर संवेदन है। दूसरी बात, व्यापक कवरेज, यानी कि बड़े और दुर्गम क्षेत्रों की जानकारी एक साथ मिल जाती है। जैसे किसी एरिया में बाढ़ आई है, तो उस बाढ़ प्रभावित एरिया के बारे में अगर जानकारी इकट्ठा कर दी सुदूर संवेदन के द्वारा, वायविक फोटो लेकर के, यानी वायु के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से उसको कवर करके हम उसकी फोटो प्राप्त कर लेते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं घर पर अपने कमरे में बैठ करके। यानी बड़े प्रदेश जहां पर आपकी आंखें मतलब पहुंच नहीं पाती, आंखों से देखने में भी क्लियर नहीं होता वहां पर, और दुर्गम क्षेत्र में जहां पर जाना कठिन होता है, वहां तक भी आपका ये जो है जा जाता है और व्यापक कवरेज दे पाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, समय की बचत। कम समय में अधिक क्षेत्र की जानकारी यहां से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम मात्र व्यक्ति के अपने भरोसे रहेंगे कि वहां पर जाकर के हम अवलोकन करेंगे और उसके बाद में उसके बारे में कवरेज करेंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। आजकल बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए इस चीज को समझना जरूरी है कि आजकल सेंसर का जमाना है, इसका प्रयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो समय की बचत होती है इससे और पैसा भी कम खर्च होता है। इसके अलावा मतलब अधिकता, यानी कि बार बार अवलोकन संभव नहीं होता किसी भी चीज का, इसीलिए हम उस क्षेत्र की फोटो खींच लाते हैं, उस फोटो को बार बार अपने घर पे बैठ करके आराम से देखते हैं, तो वो चीजें होती है जिससे परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है। इसीलिए जो है रिमोट सेंसर बहुत जरूरी होता है। विभिन्न स्पेक्ट्रा में कार्य, क्योंकि इसका अगला उद्देश्य क्या होता है, अगला विशेषता यह है कि यह पराबैंगनी, दृश्य, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव आदि विभिन्न स्पेक्ट्रा में कार्य करता है रिमोट सेंसिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर क्षेत्र में आपका इसका काम लगता है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होता है ये, यानी इससे जो प्राप्त सूचनाएं होती हैं वो बिल्कुल सत्य होती हैं, वैज्ञानिक
होती हैं और वस्तुनिष्ठ उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, यानी कि जो जैसा है वैसा ही बता देता है। इसमें कोई लाग लपेट की बात रिमोट सेंसिंग नहीं करता, इसमें कोई इमोशन वगैरह नहीं छुपा रहता है कि जो बात करेगा एकदम से फर्दंग करेगा, एकदम से क्लियर करेगा। सातवीं विशेषता है बहुउद्देश्य, यानी मल्टीपर्पज के लिए इसको बनाया गया है। कृषि के क्षेत्र में कोई जैसे कृषि के एरिया का विश्लेषण करना है तो उसके बारे में, ठीक है, जंगल में आग लगी उसके बारे में, जल बाढ़ आ गई है या जल के बारे में क्वालिटी, गंगा नदी क्वालिटी पता करनी तो उसके लिए, मृदा यानी मिट्टी की क्वालिटी, शहरी नियोजन, शहर कैसे बसा हुआ उसको कैसे प्लान किया जाए, कहाँ पर क्या रखा जाए तो इससे ये बेटर होगा, आपदा प्रबंधन, इन सभी अनेक कार्यों में उपयोगी होता है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, रिमोट सेंसिंग के ही माध्यम से सब कुछ चीजें आप समझ पाते हैं। कठिन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, जैसे दुर्गम घने जंगल में आपको जाना कठिन है, ऐसे में आप जो है रिमोट सेंसिंग की सहायता से ही उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। समुद्र के अंदर जाना या समुद्र के ऊपर समुद्र के तमाम सारी चीजों के बारे में जानकारी लेना हुआ, या हिम आच्छादित क्षेत्र जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, ऐसे क्षेत्रों में मनुष्यों का जाना दुर्लभ हो जाता है, वहां पर सैटेलाइट के माध्यम से फोटो लेकर के और कवर किया जाता है। तो ये सब जानकारी प्राप्त करना रिमोट सेंसिंग से ही संभव हो पाया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग की ये विशेषताएं हो गई। अब दोस्तों एक सरल उदाहरण के माध्यम से अगर मैं समझाना चाहूँ रिमोट सेंसिंग की, देखिए जैसे हम मोबाइल से किसी का फोटो खींचते हैं तो हमें दूर से उसकी जानकारी मिल जाती है। इसी प्रकार सुदूर संवेदन में उपग्रह विमान से पृथ्वी की सतह की फोटो डेटा लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, अगर चित्र को मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं दोस्तों, तो रिमोट सेंसिंग ऐसे ही काम कर, जैसे आप देखते हैं पृथ्वी पर एक आपके यहाँ पर एक टावर लगा होता है और आपके छत पर टावर यानी कि ये लगा हुआ डिश लगा हुआ है, यहाँ पर आपका लगा हुआ है क्या, कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट होता है, ये पृथ्वी के ऊपर, ये पृथ्वी अपनी है, अब इसके ऊपर लगा हुआ है तो ये पृथ्वी यहाँ से मतलब कि इस पर एक कैमरा भी लगा है, ये कैमरा पूरे एरिया की यानी जंगल है तो इसके बारे में फोटो खींच लिया, भाई इस एरिया की पूरी फोटो कवर कर रहा है। अब उसके बारे में, अब यहाँ पर आंखों से देखते तो इतने बड़े एरिया पर आप कवर नहीं कर पाएंगे, तो इस एरिया को कवर करने के लिए हमको रिमोट सेंसर का सहारा नहीं, इसका सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोलर पैनल भी बगल बगल लगा हो ताकि जो है वो सूर्य से ऊर्जा भी प्राप्त कर पाए, रेडिएशन आती है, एक तरंगे आती है, देखिए एक ब्लैक ब्लैक बीच में जो तरंगे हैं ये तरंगे होती हैं, तो तरंगे यहाँ तक आती है, तो इस तरीके से जानकारी हमको मिल जाती है। ठीक है, तो ये होता है रिमोट सेंसिंग। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के रूप में जैसे आप फसल का क्षेत्र कितना है, जंगल कहाँ कहाँ तक फैला है, बाढ़ कहाँ पर आई है, शहर कितना बढ़ गया है, इन सभी की जानकारी सुदूर संवेदन से प्राप्त कर सकते हैं हम, पूरी जानकारी यहाँ से मिलती रहती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग के प्रकार को समझते हैं, रिमोट सेंसिंग कितने प्रकार का होता है दोस्तों। रिमोट सेंसिंग कई प्रकार का होता है, यहाँ पर देखें पहला प्रकार है सक्रिय यानी एक्टिव रिमोट सेंसिंग। सक्रिय रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसमें ऊर्जा स्रोत सेंसर उपकरण से निकलता है और धरातल वस्तु पर भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि सेंसर उपकरण से ही निकलता है ये, दूसरा वस्तु से परावर्तित होकर के लौटने वाली ऊर्जा को सेंसर द्वारा ग्रहण किया जाता है। फिर क्या होता है, यह दिन और रात दोनों समय तथा बादलों के आर पार भी काम करता है, जो सक्रिय होता है। इसमें खुद ऊर्जा बनाता है, खुद बिजली बनाता है, सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड नहीं होता है। इसमें प्रायः माइक्रोवेव ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है सोलर ऊर्जा पर उतना डिपेंड नहीं होना पड़ता है। वहीं पर निष्क्रिय सुदूर संवेदन की अगर बात की जाए, ये क्या होता है, इसमें ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक स्रोत जैसे कि सूर्य भगवान की ऊर्जा पर डिपेंड होता है। अब सूर्य से आने वाली ऊर्जा धरातल वस्तु से परावर्तित या उत्सर्जित होकर के सेंसर तक पहुंचती है, और यह केवल दिन में ही काम करता है और बादलों से प्रभावित होता है। बादल अगर आ गया तो सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं पड़ेंगी, ऐसे में यह काम करना बंद कर देगा। यानी कि ये एक प्रकार से निष्क्रिय होता है, ये बस सूर्य के प्रकाश में ही सीमित हो, सूर्य के प्रकाश तक ही सीमित होता है। सूर्य का प्रकाश जब तक रहेगा तब तक ये वर्क करेगा, उसके बाद में वर्क नहीं करेगा। इसमें प्रायः दृश्य, अवरक्त और तापीय ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें किस उपयोग का, माइक्रोवेव ऊर्जा का प्रयोग होता है। ये अपनी ऊर्जा स्वयं बनाती है, सूर्य के प्रकाश पर या सूर्य की ऊर्जा पर डिपेंड नहीं होता है सक्रिय सुदूर संवेदन। जबकि निष्क्रिय सुदूर संवेदन क्या होता है, यह एक प्रकार से सूर्य की ऊर्जा पर डिपेंड होता है, इसलिए रातों में काम नहीं करता, और ना ही यह एक प्रकार से दोस्तों बादलों मतलब कि बादलों में काम करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सक्रिय सुदूर संवेदन के उदाहरण की अगर बात की जाए तो इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद निष्क्रिय के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सक्रिय सुदूर संवेदन के उदाहरण और उपयोग, पहली बात है रडार। रडार जो है दोस्तों, ये वायुमंडल, समुद्र सतह, स्थलाकृति मापन, बाढ़ मानचित्रण, हिम आवरण अध्ययन, इन सभी का दोस्तों ये एक प्रकार से अध्ययन करता है, और रडार जो है ये सक्रिय सुदूर संवेदन का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा है लाइडर। ठीक है, लिडार, ये उच्च रेजोल्यूशन की फोटो, स्थलाकृतिक फोटो खींच सकता है, वन ऊंचाई का मापन कर सकता है, शहरों का पूरा मानचित्र बना सकता है, तो ये लिडार होता है।
लिडार जो दोस्तों ये भी आपका सक्रिय ऊर्जा का स्रोत है, ये खुद ही अपना जो है ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और खुद ही काम करता है, सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड नहीं होता। सक्रिय जो है रिमोट सेंसिंग का उदाहरण होता है ये। तीसरा होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट में जैसे कि आप देखते हैं RISAT यानी कि रीसेट, ठीक है। इसके अलावा आपका अगला होता है रडार सेट, ठीक है। फिर होता है आपका सेंटिनल-1। ये सब ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो कि सक्रिय सुदूर संवेदन के उदाहरण हैं। उपयोग इसका यह है कि रात्रि में डेटा प्राप्ति इससे हो सकती है, बादलों के आर पार भी इसमें देख सकते हैं आप, आपदा प्रबंधन, समुद्री सतह अध्ययन के लिए सबसे उपयोगी यही सारे सक्रिय सुदूर संवेदन के उपकरण नजर आते हैं। रडार, लिडार, सैटेलाइट्स में ये तमाम सारे रीसेट, रडार सेट, सेंटिनल-1, ये सब चीजें, ठीक है। अब वहीं पर अगर बात की जाए निष्क्रिय सुदूर संवेदन की, दोस्तों निष्क्रिय सुदूर संवेदन की अगर बात की जाए तो यह एक प्रकार से इसका उदाहरण और उपयोग कैसा होता है। पहली बात है फोटोग्राफी, जैसे हवाई फोटो खींचना होगा, यानी कि वायुमंडल में कैमरा लगा करके वहां की फोटो खींचना होगा नीचे की, वो संसाधन मानचित्रण हो गया, भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हो रहा है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए निष्क्रिय सुदूर संवेदन काम करता है। मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजनरी यानी कृषि, वन की, जल संसाधन, खनिज और अन्वेषण, इन सभी के क्षेत्रों में प्रायः यही निष्क्रिय सुदूर संवेदन का ही उपयोग करके जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। इसके अलावा थर्मल इंफ्रारेड सेंसर, तापमान का वितरण कहाँ कहाँ पर है, शहरी उष्णता यानी कहाँ कहाँ पर कौन सा शहर ज्यादा गर्म है, कौन सा ठंड है, ठीक है। द्वीप अध्ययन, किसी से समुद्र के बीच में द्वीपों का अध्ययन करना हुआ, ज्वालामुखी पर निगरानी रखना होगा, यानी कि जो बादलों से नीचे होता है उस एरिया में बेसिकली ये काम कर लेता है। थर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रारेड सेंसर होता है ये निष्क्रिय सुदूर संवेदन का उदाहरण है। उपयोग इसका यह है कि कृषि का निरीक्षण करना हो गया, पर्यावरण पर निगरानी करना हो गया, जल निकाय का अध्ययन करना हो गया। जल निकाय मतलब से किसी नदी का, किसी समुद्र का, नदी का या जो है किसी तालाब का, किसी झील का अध्ययन करना हो गया तो उस पर नजर रखने के लिए काम कर सकता है। भू उपयोग कहाँ कहाँ पर ऐसा हुआ है और भूमि का बंटवारा यानी आवरण कहाँ कहाँ पर है, इसका पूरा मानचित्रण जो होता है वो निष्क्रिय सुदूर संवेदन कर लेता है। जबकि ये जो होता है दोस्तों ये क्या करता है, ये बादलों के आर पार अवलोकन करना हुआ, कोई आपदा आ गई तो उसका प्रबंधन करना हुआ बड़े लेवल पर, समुद्री पूरे समुद्री के सतह का अध्ययन करना होगा बड़े लेवल पर, ठीक है। रात रात में डेटा जानकारी लेनी तो इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। अब देखते हैं सक्रिय और निष्क्रिय सुदूर जो संवेदन है उसमें क्या डिफरेंस है समझते हैं। देखिए आधार में डिफरेंस, देखिए ऊर्जा का स्रोत, देखिए सक्रिय सुदूर संवेदन जिसको एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं, उसका उपकरण स्वयं ऊर्जा उत्सर्जित कर लेता है, यानी कि इसमें ऊर्जा खुद ही बन जाती है, सूर्य के प्रकाश के सहारे नहीं रहना पड़ता। वहीं पर निष्क्रिय सुदूर संवेदन में अगर बात की तो प्राकृतिक स्रोत और मुख्यतः सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सक्रिय सुदूर संवेदन का जो ऊर्जा का प्रकार है प्रायः माइक्रोवेव यानी रडार ऊर्जा होती है, जबकि निष्क्रिय सुदूर संवेदन में औरक यानी इंफ्रारेड तापीय ऊर्जा और दृश्य ऊर्जा होती है। कार्य करने का समय दिन और रात दोनों समय में काम करता है सक्रिय सुदूर संवेदन यानी एक्टिव रिमोट सेंसिंग, जबकि निष्क्रिय सुदूर संवेदन केवल दिन में के समय में काम करता है, जब तक सूर्य का प्रकाश मिलता है तब काम करता है। अच्छा, मौसम का प्रभाव जो होता है, बादल, धुंध, वर्षा, इन सभी का जो है कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता सक्रिय सुदूर संवेदन पर। ये सभी एरिया में, सभी जगहों पर, सभी स्थितियों में काम करता है, ठीक है। जबकि आप देखते हैं निष्क्रिय सुदूर संवेदन बादलों में, धुंध में, इन सभी में उतना काम नहीं कर पाता, इन सभी से प्रभावित होता है। डेटा की जानकारी अगर की बात की तो स्वयं की ऊर्जा भेज करके परावर्तित सिग्नल प्राप्त करता है सक्रिय सुदूर संवेदन, जबकि निष्क्रिय सुदूर संवेदन सूर्य ऊर्जा के परावर्तित उत्सर्जित को प्राप्त करके जो है ऊर्जा प्राप्त मतलब की ये जानकारी देता है। रेजोल्यूशन की अगर बात की तो कभी कभी कम रेजोल्यूशन सक्रिय सुदूर संवेदन का आ सकता है, लेकिन सभी मौसम में उपलब्ध होता है, चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे ठंडी का, चाहे गर्मी का, चाहे बादली वाला मौसम हो, सभी मौसम में फोटो इसकी बढ़िया तरीके से ले सकते हैं। जबकि निष्क्रिय सुदूर संवेदन अधिक परंतु मौसम पर डिपेंड करता है। अगर मौसम साफ है तो फोटो एकदम से फुल एचडी क्वालिटी में आएगी, लेकिन मौसम साफ नहीं है तो उसमें क्वालिटी घट सकती है उसकी। लेकिन ये अधिक रेजोल्यूशन इसका होता है निष्क्रिय सुदूर संवेदन का, जो कि ऊर्जा सूर्य से ज्यादा मिलती है, ठीक है। लेकिन इसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये हर मौसम पे हमेशा होता है, टिकाऊ होता है। उदाहरण के रूप में इससे रडार, लाइडार, SAR, रीसेट, सेंटिनल-1 ये सक्रिय सुदूर संवेदन के उदाहरण हैं। जबकि निष्क्रिय सुदूर संवेदन में लैंडसेट, सेंटिनल-2, IRS, MODIS ये सब काम करते हैं, ठीक है।
मुख्य उपयोग की अगर बात की तो सक्रिय सुदूर संवेदन आपदा प्रबंधन में, जैसे भूकंप आ गए, ज्वालामुखी फट गई, किसी जगह पर सुनामी आ गई, उसके बारे में जानकारी है। समुद्री अध्ययन हो गया, रात्र में अवलोकन करना हो गया पूरे शहर का, हिम या बर्फ क्षेत्र का मापन या वन क्षेत्र का मापन करना हो, जो बहुत बड़े एरिया की बात करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, निष्क्रिय सुदूर संवेदन कृषि, वन, जल संसाधन, पर्यावरण निगरानी, भूमि उपयोग, आवरण मानचित्रण, खनिज का अन्वेषण करना हुआ, तो ये सभी में निष्क्रिय सुदूर संवेदन का प्रयोग किया था। बेसिकली दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन वह रात्र और दिन में दोनों में काम करता है सक्रिय सुदूर संवेदन, और वह केवल दिन में ही काम करता है। ठीक है, ये बात, ये बड़े क्षेत्रों पर काम करता है, वो कम क्षेत्रों पर काम कर सकता है। इसकी एचडी, इसकी क्वालिटी थोड़ा कमी हो सकती है, लेकिन उसकी क्वालिटी एकदम से उच्च क्वालिटी होगी, लेकिन वह एक प्रकार से मौसम पर प्रभावित होता है, ये मौसम से प्रभावित नहीं होता है। ये दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों कि सक्रिय सुदूर संवेदन सर्व मौसम में कार्य करता है। निष्क्रिय सुदूर संवेदन सस्ता और अधिक रिजोल्यूशन प्रदान करता है। आधुनिक सुदूर संवेदन में दोनों प्रकार का संयुक्त उपयोग किया जाता है। सुदूर संवेदन किसी वस्तु के साथ भौतिक संपर्क के बिना जानकारी प्राप्त करने की टेक्निक होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपने समझ लिया कि कहीं पर जाए बिना ही उसके बारे में बढ़िया जानकारी प्राप्त कर लेना। आप सुदूर संवेदन का विषय क्षेत्र और विस्तार, स्कोप आप इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सुदूर संवेदन का जो विषय क्षेत्र है दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। सुदूर संवेदन का उपयोग पृथ्वी की सतह, वायुमंडल, महासागरों से संबंधित विभिन्न प्राकृतिक तथा मानव निर्मित विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम भूमि में उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, सुदूर संवेदन का भूमि में उपयोग, इसका मतलब विषय क्षेत्र, मतलब कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ पर अध्ययन होता है, तो भूमि में उपयोग। देखिए, भूपृष्ठ की आकृतियों, संरचनाओं और भूमि उपयोग का अध्ययन करना, इसमें अध्ययन किया जाता है। मानचित्र का निर्माण करना हो गया, या मैप अपडेटिंग, यानी मैप को अपडेट करना हो गया, ये भी काम यही करता है सुदूर संवेदन। स्थानिक विश्लेषण और भू स्थानिक डेटा का प्राप्त करना, यानी कि भू पर जो डाटा है उसके बारे में जानकारी लेना हो गया, या कोई जो है अलग अलग स्थान, कहाँ पर पर्वत, कहाँ पर पठार, कहाँ पर मैदान, कहाँ पर झील, कहाँ पर नदी क्या है, उसके बारे में भी भूगोल मतलब ये बताता है। ठीक है, तो भूगोल में इसका बड़ा उपयोग है। ठीक है, इसके अलावा कृषि में उपयोग की अगर बात की दोस्तों, तो कृषि में इसका उपयोग है फसल क्षेत्र का आकलन करना हो गया, फसलों की पहचान करना हो गया, फसल की स्थिति, वृद्धि और स्वास्थ्य की निगरानी करना हो गया, ये सुदूर संवेदन कर लेता है। सूखा, बाढ़, कीट का प्रयोग की पूर्व सूचना देना कि कीट किस तरीके से प्रभावित करते हैं आपके जो है फसल को, ये सब जानकारी मिल जाती है। भूमि उपयुक्तता विश्लेषण और फसल का नियोजन करना, ये भी इसका काम होता है। ठीक है, तो ये सारे काम यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा भूमि उपयोग और भू आवरण अध्ययन करना होगा, जैसे भूमि उपयोग हो गया और भू आवरण यानी लैंड कवर का वर्गीकरण हो गया, यानी कि कहाँ कहाँ पर कितने कितने एरिया में पर्वत है, कहाँ पहाड़, तो सब कुछ जानकारी देता है। शहरीकरण, कृषि विस्तार, वन क्षण, यानी कहाँ पर शहर बसा है, कहाँ पर कृषि होती है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर जो है कि इन सभी चीजों पर निगरानी रखता है, और किसमें किसमें क्या क्या बदलाव हो रहा है वो भी जानकारी देता रहता है। योजना का निर्माण और संसाधन प्रबंधन में सहायता करता है ये। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर आप आगे देखते हैं, छठा आपका आ गया है यहीं पर दोस्तों, शहरी नियोजन में उपयोग, यानी कि शहरी क्षेत्रों का मानचित्रण और विस्तार का अध्ययन करता है। आवास, सड़क, उद्योग, हरित क्षेत्र, इन सभी का विश्लेषण करता है सुदूर संवेदन। योजना का निर्माण, यातायात का प्रबंधन करना हो गया, अवसंरचना में विकास, मतलब सहायक होता है उसके विकास में, तो सब कुछ आपको मिल जाता है यहाँ से। इसके अलावा वनिकी में उपयोग होता है, वनों के आवरण, घनत्व परिवर्तन का अध्ययन करता है। जंगल में आग लग गई है अगर, तो उसका पता लगा लेता है। वन संसाधन की गणना करता है, प्रबंधन वहां पर उसका मैनेजमेंट करता है, कितना कहाँ कहाँ पर क्या क्या पाया गया है उसके बारे में अध्ययन करता है। वन्य जीव आवास का मानचित्रण भी ये करता है, तो ये वनिकी में इसका उपयोग हो गया। अगला मौसम और वायुमंडल अध्ययन की अगर बात की जाए, तो जैसे बादल हो गया, वर्षा, चक्रवात, तूफान की निगरानी, ये सब सुदूर संवेदन के द्वारा रखा जाता है। मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो गया, क्लाइमेट चेंज का अध्ययन करना, यानी कि मौसम किस तरीके से बदल रहा है, या वायुमंडल गर्म हो रहा है कि नहीं गर्म हो रहा है, इन सभी चीजों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। वायुमंडलीय प्रदूषण और तापमान वितरण का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं जल संसाधन में उपयोग इसका, जैसे कि नदियों के बारे में, झील, जलाशय, नहरों का मानचित्रण करना होगा, तो हम रिमोट सेंसिंग का सहारा लेते हैं। भूजल संभाव्यता क्षेत्रों का पता लगाने के लिए, भूमि के अंदर जहां पर जल है उसका भी पता लगाने के लिए जो है हम रिमोट सेंसिंग का ही सहारा लेते हैं। जल गुणवत्ता का आकलन, जल की क्वालिटी कितनी है उसका पता लगाने भी रिमोट सेंसिंग का सहारा लेते हैं। बाढ़, सूखा,
जल भराव की निगरानी, कहाँ पर जल ज्यादा भरा हुआ है, कहाँ पर सूखा पड़ा है, कहाँ पर बाढ़ आ सकती है या आई हुई है, इन सभी के बारे में जानकारी देता है हमको। इसके अलावा पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में उपयोग होता है इसका, यानी प्रदूषण, वनों की कटाई करना, मरुस्थलीकरण की निगरानी, यानी कि अगर प्रदूषण कहाँ कहाँ पर कितना है, वनों की कटाई कहाँ पर कितनी हो रही है, मरुस्थलीकरण यानी कि कहाँ पर जमीन उपजाऊ से अनुपजाऊ बदल रही है, वो सब निगरानी जो है रिमोट सेंसिंग रख सकता है। इसके अलावा भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सुनामी, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले आने से पहले चेतावनी भी देने का काम रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही होता है। आपके फोन में आजकल आप देखते हैं मौसम जैसे बिगड़ता होगा, आपके एसएमएस आ जाता होगा मोबाइल फोन में कि आपके एरिया में आंधी इतनी रफ्तार से आने, अभी आंधी वाला मामला आया था तो आंधी मोबाइल फोन में आपका मोबाइल फोन झंझनाया होगा, ठीक है, कि आपके एरिया में जो है ऐसे आया होगा कि एक जो है आंधी की रफ्तार जा रही है, जो कम से कम 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी थी। सारे पेड़ उड़ टूट गए थे, हमारा जो जो छप्पड़ पट्टी न होना था, जहां भैंस बांधी जाती थी, सब उड़ गया था, एक आध दो भैंस के ऊपर भी गिर गया था, बड़ा मामला हुआ था उस पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं बड़ा जो है बहुत लोगों को प्रभावित किया था ये चक्रवात, ये तूफान, ठीक है। तो उस तूफान आने से पहले सूचना आ जाती है मोबाइल फोन में कि भाई आपके एरिया में इतने बजे इतनी बड़ी जो है आपदा आएगी या पानी बरसेगा, मध्यम बारिश होगी, ठीक है, खूब कड़ाके के साथ बारिश, 30 से 40 जो है किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार के साथ हवा और बारिश की संभावना है आपके क्षेत्र में, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। ये आपदाओं से पूर्व की चेतावनी होती है, ताकि और उसके बाद में आपदा आ जाती है, आपदा के बाद में कहाँ कहाँ पर आपदा कितनी हुई उसका आकलन भी इसके द्वारा कर लिया जाता है रिमोट सेंसिंग के द्वारा। पर्यावरण की क्वालिटी पर नजर रखता है, पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान देना, पारिस्थितिकी के संतुलन बनाए रखना और सतत विकास में सहायता करना, ये सब भी इसका जो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो यानी कि इसका विषय क्षेत्र बड़ा व्यापक है। आज दुनिया के मतलब कि हर एक क्षेत्र में आप देखते हैं चीजों में, हर एक क्षेत्र में इसका उपयोग आजकल लगातार हो रहा है, तो इसका विषय क्षेत्र बड़ा व्यापक है, ठीक है। मुख्य लाभ इसका यह है दोस्तों कि कम समय में अधिक क्षेत्र की जानकारी देने में सहायता करता है रिमोट सेंसिंग। दूसरी बात यह है कि दुर्गम और कठिन क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना संभव हो पाता है इससे, ठीक है। तीसरी बात, वास्तविक समय यानी रियल टाइम में डेटा उपलब्ध करवा देता है, ताकि उसके बारे में किसी मुद्दे पर जानकारी मिल जाए जल्दी, ठीक है। लागत की बचत और श्रम की न्यूनता, यानी कि कम लागत में और कम जो है श्रम यानी कम मेहनत करके कम पैसे के खर्च में, कम समय के खर्च में आप अपनी जानकारी इकट्ठा प्राप्त कर पाते हैं। दूसरी बात, सटीक, विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी, यानी अपडेटेड जानकारी आप प्राप्त करते हैं, विश्वसनीय जानकारी और सटीक जानकारी, कोई लाग लपेट की बात नहीं करता है, जो जहां पर जैसा है वैसा बता देता है। प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग में सहायक होता है और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान भी इसका होता है। तो ये मुख्य लाभ है रिमोट सेंसिंग के दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। अब सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक विकास की अगर बात की जाए, इसका विकास कैसे कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। इसके विकास के बारे में नजर डालेंगे, पूरा इसका जो विकास हुआ है विस्तार से इसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे, सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ देखने का प्रयास रहेगा दोस्तों, ठीक है। सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक विकास, ठीक है। देखें, प्रारंभिक विकास दोस्तों पहले समझे, यानी प्रकृति और पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने की मानव की जिज्ञासा प्राचीन काल से ही रही है कि भाई पृथ्वी कैसी है, प्रकृति में सूर्य कैसा, सबके बारे में, पृथ्वी गोल है, चपटी है, लंबी है, कैसी है, इसके बारे में जानकारी हम शुरुआत से पता करने का प्रयास करते रहे। हमारे खगोल शास्त्री, हमारे पुराने विद्वान जो हैं इसके बारे में जानकारी देने में सफल रहे हैं, ठीक है। प्राचीन काल में मानचित्र, स्थल निरीक्षण और अवलोकन के द्वारा सूचनाएं एकत्र की जाती थी, वहां पर जा करके अनुभव के आधार पर या और भी तमाम प्रकार के जिज्ञासा तमाम मन में बनती थी, उनके आधार पर हम अनुभव के आधार पर कुछ स्रोतों के आधार पर हम विश्लेषण कर देते थे, लेकिन वो सटीक नहीं होता था। दूरबीन, फिर उसके बाद टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ 1608 ईस्वी के आसपास गैलीलियो के द्वारा। उसके बाद पृथ्वी और आकाश के अध्ययन में सहायता मिली, यहीं से बैठ करके आकाश के तमाम खगोल पिंडों को और इन सभी को देखा जाने लगा। फिर आई 19वीं शताब्दी, उसमें फोटोग्राफी के आविष्कार ने सुदूर संवेदन की नींव रखी है। जब फोटोग्राफी का आविष्कार हो गया दोस्तों, तो फिर फोटो खींच करके आराम से उसके कुछ बड़े क्षेत्र की फोटो खींच लो, फिर उसके बाद में एक एक पॉइंट का उसका अध्ययन करते रहो। फिर आता है दूसरा समय हवाई फोटोग्राफी का विकास हुआ। जब फोटो का विकास हुआ, फिर उसके बाद में वायु के माध्यम से फिर गुब्बारे फोटो बांध करके ऊपर भेजी गई, वहां से फोटो खींचते, फिर हेलीकॉप्टर में, फिर इस तरीके से फिर ड्रोन का विकास हो गया, ठीक है। ये सब चीजें 1858 में फ्रांस में गेंस पार फेलियस टर्नासो ने सबसे पहले हवाई फोटोग्राफी का प्रयोग किया था। प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 1918 के दौरान। हवाई फोटोग्राफी का व्यापक उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया, यानी कि हवाई फोटो नहीं, ऊपर से कैमरे लगा करके फोटो खींचने का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया, दुश्मन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। 1920 के दशक में हवाई फोटोग्राफी का उपयोग भौगोलिक सर्वेक्षण करने के लिए, यानी कि जियोग्राफिकल रिसर्च करने के लिए,
मानचित्र को ज्ञात करने के लिए संसाधन अध्ययन में प्रारंभ किया गया वायविक फोटो का प्रयोग। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945। इसके बाद इसका उपयोग और अधिक बढ़ गया और इसकी टेक्नोलॉजी भी द्वितीय विश्व युद्ध में बढ़ गई चुकी थी, क्योंकि वायविक फोटो के माध्यम खींच करके और तमाम प्रकार के मिसाइलों को दागना हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये फोटोग्राफी का विकास होगा। फिर आता है उपग्रह युग का प्रारंभ हुआ। अब दोस्तों उपग्रह सेट किया जाने लगा पृथ्वी के आसपास की, पृथ्वी को चारों तरफ से वो घुमा करे, कृत्रिम उपग्रह सेट कर दिया गया ताकि वहीं पर फोटो, वहीं पर कैमरा बांध दो, वहीं पर वो पूरी पृथ्वी की फोटो लेती रहेगी। अब जिस एरिया के बारे में हमको जानकारी चाहिए होती है उस एरिया के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। यह मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था जिसको भेजा गया। इस घटना ने अंतरिक्ष युग का प्रारंभ किया और सुदूर संवेदन की दिशा में नया अध्याय शुरू किया। रूस का यह स्पुतनिक 1 1957 में किया गया था। 1960 के दशक में विभिन्न देशों ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित किया और इस तरीके से पृथ्वी पर निगरानी रखने के लिए उसको सेट किया गया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों सुदूर संवेदन का ऐतिहासिक विकास इस तरीके से हुआ। अब दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सुदूर संवेदन का विकास कैसे और आगे हुआ, अब ये देखते हैं। आधुनिक संवेदन का विकास देखिए 1960 के दशक के अंत में विशेष मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरों और स्कैनर का विकास हुआ। 1972 में नासा ने लैंडसेट 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया जिसने आधुनिक सुदूर संवेदन की नींव रखी। इसके बाद लैंडसेट श्रृंखला के उपग्रहों ने पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली छवियां उपलब्ध कराई। 1970 के दशक में भारत में भी सुदूर संवेदन के विकास को गति मिली। 1975 में साइट का आयोजन किया गया। 1980 के दशक में IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रहों की श्रृंखला शुरू होती है। आज सुदूर संवेदन में डिजिटल इमेजिंग यानी GIS, GPS, लिडार, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण वर्ष और घटनाओं को इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि 1608 में दूरबीन का आविष्कार हुआ, पृथ्वी और आकाश के अध्ययन की शुरुआत हुई यहीं से। फिर 1826 में फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ, जे निसेप के द्वारा चित्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था ये। 1858 में गेंसपार फेलिक्स टर्नासा द्वारा हवाई फोटोग्राफी यानी हवाई फोटोग्राफी का प्रथम सफल प्रयोग किया गया। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध हुआ, हवाई फोटोग्राफी का व्यापक सैन्य उपयोग किया गया। 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और हवाई चित्रों से मानचित्रण व सर्वेक्षण की प्रगति हुई। 1957 की अगर बात की तो स्पुतनिक 1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। USSR के द्वारा, रूस के द्वारा। उपग्रह युग की शुरुआत यहीं से होती है और यहीं से पृथ्वी के बारे में, अंतरिक्ष से कैसी पृथ्वी दिखती, सबको जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। 1960 के दशक में आप देखते हैं विभिन्न देशों के द्वारा पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह छोड़ा गया। सुदूर संवेदन के लिए उपग्रहों का युग जो है प्रारंभ हो जाता है। 1972 में लैंडसेट 1 का प्रक्षेपण किया गया नासा के द्वारा। आधुनिक सुदूर संवेदन की वास्तविक शुरुआत होती है। 1975 भारत में साइट यानी स्पेस इनपुट इन ट्रॉपिकल इकोसिस्टम कार्यक्रम की शुरुआत होती है। भारत में सुदूर संवेदन के उपयोग की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। 1988 में IRS फर्स्ट ए उपग्रह का प्रक्षेपण भारत में हुआ। भारत के स्वदेशी सुदूर संवेदन उपग्रह की शुरुआत होती है। 2000 के बाद डिजिटल तकनीक GIS, GPS, लिडार का उपयोग सुदूर संवेदन अधिक सटीक, तीव्र और बहुउपयोगी बन गया। इस तरीके से दोस्तों ने समझा। आगे बाद में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आगे बहुत सारे लेक्चर आपको मैं बताता रहूंगा, सारी चीजें मैं आपको चर्चा करता रहूंगा। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है।